सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें वादा था आप लोगों से कि मैं लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कराऊंगा। आपको पता है कि बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं पहले ही करा चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी कि आपकी परीक्षा में जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। आपको पता है कि बहुविकल्पीय 1 नंबर का होता है और अति लघुत्तरीय 1 नंबर का होता है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वह 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से सबसे अधिक नंबर जो आपकी परीक्षा में होता है वह लघुत्तरीय प्रश्नों का ही पूछा जाता है, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि 14 नंबर का जो होता है वह आपका 25 नंबर में, देखिए 25 नंबर में 14 नंबर जो है आपके वह लघुत्तरी से ही पूछा जाता है। तो लघुत्तरी ही अगर आप पूरा सॉल्व करके आ जाते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। 12 नंबर आपको लाने ही होते हैं पास होने के लिए। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे लघुत्तरीय प्रश्न कितने महत्वपूर्ण रहते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे हम लोग सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और हल करते हुए एक एक प्रश्न को करते हुए चलेंगे। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नों में थोड़ा सा लेंथी प्रश्न होता है, लेकिन इसमें जैसे आपका जो 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, लघुत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं और जो क्वेश्चन होता है वह सॉल्व हो जाता है। इसमें कई बार 2 कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ते हैं, 2 सूत्र लगाने पड़ते हैं, या थोड़ा सोल्यूशन लंबा रहता है। तो इस तरीके के प्रश्न रहते हैं यहाँ पे, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको खुद पता चलता जाएगा कि हाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। और बीटीसी के एग्जाम में आपको एक चीज जो ध्यान देने की बहुत जरूरत रहती है कि आपको प्रैक्टिस पहले से करके रखना होता है। क्यों? देखिए, मैथ में प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है, और दूसरा जो रीजन है वह बीटीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, आपके एग्जाम एक ही दिन में 3 दिन में सारे एग्जाम आपके हो जाते हैं 7-8 सब्जेक्ट के, और पूरा आपको टाइम नहीं मिल पाता है। और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही घंटे का आपका पेपर होता है। आपको पता है 1 घंटे का पेपर में पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। तो इस वजह से आपको गणित में प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे अधिक व्यय किसी सब्जेक्ट में लगती है, इसलिए आप लोग से बहुत आग्रह है कि बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को करिए और खुद से प्रैक्टिस करते चलिए। कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए, तभी आप वीडियोस को देखिए और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ के सामने वाला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो गणित के सारे वीडियोस आप देख लोगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप मैथ में खुद को कमजोर फील करते हैं, तो एक बार आप क्लासेस लेकर के देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सारी चीजें सीख पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या एक है, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेमी है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात है। बोल रहा कि 2 घन है, यानी कि 2 क्यूब हैं जिनका आयतन आपको दिया गया है। 2 क्यूब है जिसका आयतन आपको दिया गया है, और बोला कि इनको मिला करके आपस में इस तरीके से एक फलक जोड़ दिया। जैसे आप समझिए, या तो लूडो वाली गिट्टी जो आती है जिससे हम खेलते हैं वो समझिए, या फिर जो क्यूब आता है जिसमें ढेर सारे कलर होते हैं उनको मिलाना रहता है, उससे आप समझिए, जिसको घुमा 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 के आप लोग खेलते हैं, तो वो क्यूब आप समझिए। तो आप बोला कि ऐसे 2 क्यूब हैं, और एक क्यूब का जो आयतन है वह 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ क्यूब लिखना चाहिए। उनके सिरों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, मतलब एक फलक कोई मिला दिया जाता है, यानी कि ऐसे ये बन गया होगा, इस तरीके से ये बन गया होगा। आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है। इस तरीके से बगल में एक क्यूब और आ जाएगा, ठीक है, ये समझिए यहाँ पे आप। अब इसके बाद ये अब देखिए घनाभ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। और इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा जा रहा है। तो जब घनाभ बन जाएगा तो अब जब जोड़ देंगे तो एक ही चीज होगी, पहले जो घन की भुजा थी अब इसकी लंबाई जो हो जाएगी उसकी दोगुनी हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। आप सोचिए, जैसे चौक का बॉक्स आपने देखा होगा, कुछ घनाकार होता है, तो दो चौक के बॉक्स को सटा करके आप रख दीजिए। अब पूरे दोनों बॉक्स को मिला करके आप देखिए तो वह एक घनाभ का रूप ले लेगा। और पहले जो चौक के बॉक्स की जो एक भुजा होती है, जो घन की क्यूब की एक भुजा होती है और दूसरे क्यूब की भुजा, दोनों को मिला करके अब घनाभ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम घन के आयतन का फॉर्मूला लगा के भुजा क्यूब बराबर कितना लिखेंगे, 1728, और ए बराबर कितना हमको मिल जाएगा, 12, यानी कि भुजा जो इसकी मिल जाएगी वह कितनी मिल जाएगी, 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पे एक जो क्यूब की भुजा होगी ये इतनी, ये कितनी होगी, ये 12 होगी, ठीक है, और ये भी 12 होगा। तो पूरी भुजा अब कितनी हो जाएगी, 24। जो घनाभ की भुजा हो जाएगी, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई वह कितनी होगी, वह हो जाएगी 24, और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। चौड़ाई जो घनाभ की चौड़ाई तो यही रहेगी जो घन का पहले से है, तो चौड़ाई 12 और ऊंचाई भी वही है 12। अब इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का हमको फॉर्मूला पता होता है, यह होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यही फॉर्मूला अब लगा देना है, 2 गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए लंबाई 24 है, चौड़ाई है 12, फिर धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 12 गुणे 12 धन ऊंचाई गुणे लंबाई यानी कि 12 गुणे 24। तो अब देखिए 2 गुणे फिर ब्रैकेट में 24 का गुणा अब 12 में होगा तो ये हो जाएगा 288, फिर 12 बराइया 144, और उसके बाद फिर 12 का गुणा होगा 24 में, तो ये 288। फिर इसके बाद इसको जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया है, ये आ जाएगा 2 गुणे 720, और फिर 2 का गुणा होगा 720 में, तो ये कितना आ जाएगा 1440। ये आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जो पृष्ठ होता है, हम लोग क्या निकाले हैं, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि जितना एरिया जो इसके जो बाहर के फलक हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो पृष्ठ में यही आता है 1440, यही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 को आप देखिए ध्यान से, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पद दिए गए हैं, पथ लिखा है, पद दिए गए हैं और उनकी बारंबारता दी गई। जैसे 4 है और उसकी बारंबारता कितनी है, 4 आंकड़े में कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इसी तरीके से 6 दिया गया है, 6 आंकड़े में कितनी बार आया है, 4 बार। 8 दिया गया है, 8 आंकड़े में कितनी बार आया है, 2 बार। 10 भी 2 बार आया है, 12 6 बार आया है, और 14 8 बार आया है। देखिए समांतर माध्य जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का जोड़ कर लेते हैं, यानी कि 4 3 बार जोड़ा जाएगा, यानी कि 4 गुणे 3 लिखेंगे। धन देखिए 6 4 बार जोड़ा जाएगा, क्योंकि 4 बार आ रहा है तो 6 गुणे 4 लिखेंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे सटीक जो है वह होता है, आप एक इस तरीके से सारणी बना लीजिए। यहाँ पे एक तरफ आप पद लिख लीजिए, देखिए पद ऐसे लिख लिया आपने, ऊपर से नीचे 4 6 8 10 12 14, 4 कितनी बार आ रहा है। अब एक कॉलम आप बना लीजिए बारंबारता का, ये कितनी बार आया है, 4 3 बार। 4 के सामने 3 लिख दीजिए, फिर 6 के सामने 2 4 लिख दीजिए, फिर 8 के सामने 2। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे और यह आपकी सारणी तैयार होती जाएगी। और इसमें एक कॉलम हम लोग और बढ़ा लेते हैं, ताकि जब हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो हमको बाद में गुणा ना करना पड़े। देखिए 4 जो है वह 3 बार आया है, यानी कि इसको जब हम लोग निकालेंगे, हम लोग ये भी निकाल लेते हैं,
पद और बारंबारता का गुणा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यही बाद में पदों को जोड़ना रहता है, आपको पता है, या इसी का जोड़ हम सीधे सीधे लिख देते हैं फॉर्मूले में, यही फॉर्मूला हो जाता है। फिर f इंटू एक्स भी निकाल लेंगे, ठीक है, इन दोनों का गुणा यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद सिंपल सा समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। बारंबारता देखिए जोड़ लेंगे, बारंबारता कितनी आ जाएगी 25, यानी कि 25 कुल अंक जो है वह आंकड़ों में आए हैं। 25 कुल जो है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, और इन संख्याओं का योग क्या है, 256 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं समांतर माध्य में, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की योग देखिए 256 है बटे संख्याओं की संख्या 25। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे समांतर माध्य मिल जाएगा 10.2। तो इस तरीके से समांतर माध्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए फिर तीसरा प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त की अनुस्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिससे आपको 6 मीटर, उसी वृत्त के केंद्र से 6 मीटर दूरी पे स्थित बिंदु से आपको वृत्त की अनुस्पर्श रेखा की रचना करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। एक 6 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लीजिए और उसके बाद 3 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर के 3 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर के आप इस तरीके से एक वृत्त बना लीजिए। इस तरीके से आप वृत्त बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है इसकी, वो वृत्त का केंद्र है और इसे ए पॉइंट नाम दे दीजिए। अब इसके बाद आपको स्केल रख करके एक बिंदु जिसपे सटीक जो है वह टेंजेंट जाए, वहां पे इस तरीके से आप स्पर्श रेखा खींच देंगे और दिखा देंगे कि हाँ ये रेखा जो है वह इस वृत्त पे टेंजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रचना कर सकते हैं। यही बस आपको फिगर बना देना होता है, रचना नहीं लिखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। यदि A एक समुच्चय है और उस समुच्चय में जो x पद है वह ऐसा है कि x स्क्वायर -5x + 6 के गुणनखंड है, ठीक। और B एक समुच्चय ऐसा है जो कि जिसके समुच्चय के अवयव क्या है, x + 2 और x - 3, ठीक है, ये इसके समुच्चय के अवयव हैं। तो अब A इंटरसेक्शन B निकालना है आपको और A यूनियन B निकालना है, ठीक। अब सबसे पहले बोला है कि A के जो अवयव हैं वह x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि x² - 5x + 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, यानी कि a इंटू सी कितना मिल जाएगा, a इंटू सी हमको मिल जाएगा 6 और b की वैल्यू है -5। तो इसको कितना लिख सकते हैं, -5 को -6 और -1, वही यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं -3 और -2, ठीक। -3 और -2 लिखेंगे तभी जो है वह जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जोड़ने के बाद ये 5x मतलब -5x आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप x² और -5x जहाँ पे था उसको हम लोग लिखेंगे -3x और -2x + 6, इस तरीके से लिख लेंगे। अब पहले दो पदों में अगर हम देखें तो x कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 3, और बाद के दोनों पदों में देखें तो -2 कॉमन लिया जा सकता है, -2 कॉमन आ जाएगा -2x से, तो बचेगा x और +6 में से -2 कॉमन लेंगे तो -3 रह जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से x - 3 दोनों जगह है तो ये कॉमन हो जाएगा और x - 2। तो यहाँ पे गुणनखंड कितना आ गया इसका आ गया x - 3 और x - 2, यानी कि
ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, x-3 और x-2, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे ए के। तो यहाँ पे हम ए जो समुच्चय है, समुच्चय का जो अवयव है वह x ऐसा है कि यह x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे अवयव समुच्चय बनाते समय हम क्या कहते हैं, जैसे आपकी क्लास बैठी हो, क्लास में कहा जाए कि आपकी क्लास को बांटा जा रहा है ए ग्रुप में, और ए ग्रुप में ऐसे छात्र रहेंगे जिन्होंने मार्क्स जो है वह 80% से अबव गेन किया है। एक्स समूह है ऐसे लोगों का जो 80% से अधिक मार्क्स पाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो 80 नंबर के ऊपर वाले बच्चे होंगे उनका समूह, उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² - 5x + 6 के गुणनखंडों को यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए में। फिर समुच्चय बी हमको पता ही है। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखेंगे कि ए समुच्चय में x-3 आ रहा है और बी में भी x-3 आ रहा है, और ए में x-2 आ रहा है जबकि बी में x+2 आ रहा है। तो ऐसा पद ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जाता है जो दोनों में आता हो। तो इसलिए x-3 एक ऐसा पद है जो दोनों में आ रहा है। जो x-3 हो जाएगा वह a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, और a यूनियन b में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे पदों को लिखते हैं जो a और b में आ रहे हो, मतलब सभी पदों को लिखेंगे लेकिन किसी पद को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए x-3 आ रहा है तो x-3 लिख देंगे, x-2 आ रहा है तो x-2 लिख देंगे, फिर b में देखिए x+2 आ रहा है, x+2 लिख देंगे, फिर b में देखिए x-3 आ रहा है तो x-3 हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरीके से a यूनियन b कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 5, सरल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, उसके बाद है -3/2 और छोटे ब्रैकेट की पावर है 2, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर बड़े ब्रैकेट की पावर में है -3। फिर अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कहीं पे भी ब्रैकेट्स होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते चलते हैं और उसके बाद फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -3/2 का स्क्वायर, यानी कि -3/2 का 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/4। ठीक, अब इसके बाद फिर मझले ब्रैकेट में तो कुछ है नहीं सॉल्व करने का, यानी कि 9/4 के पावर में आ जाएगा -3। ठीक, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 1/9/4 के घात में 3 + 3, क्योंकि 1 के बटे के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी घात। अब देखिए 1 बटे इसको लिखा जा सकता है 9 का क्यूब और बटे में 4 का क्यूब। अब जो 4 का क्यूब है वह हर जो हो जाएगा वह अंश में चला जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब बटे ये 9 का क्यूब हो जाएगा। और 4 का क्यूब निकालें, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 9 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 9 9 81 और 81 9 कितना हो जाएगा 729। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने को तो कुछ है नहीं, तो सीधे घात के घात में है तो सीधे सीधे -2 का घातों का गुणा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा -3 में, घात के घात में कुछ होता है तो वह गुणा हो जाता है, आपको पता है। तो -3/2 के घात में ये हो जाएगा -6। इस तरीके से फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 1/3/2 के घात में 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 के घात में 6 और 3 के घात में 6। फिर बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यही 2 के घात में 6 64 आ जाएगा और 3 के घात में 6 729 आ जाएगा। तो इसको समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक शहर की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में
11,57,625 है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए वार्षिक दर ज्ञात करने का पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? आपको पता है कि हर साल हर क्षेत्र का कुछ मतलब जनसंख्या बढ़ती रहती है और कुछ जनसंख्या वृद्धि दर होता है, जिसे जनसंख्या का वृद्धि का प्रतिशत हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रतिशत हम लोग निकालने को पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर 3 साल में कोई जनसंख्या 10 लाख से बढ़ करके 11,57,625 हो जा रही है, 3 वर्ष समय दिया गया है, तो वह किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो दर यहाँ पे हमें निकालना है। अब देखिए जनसंख्या जो बढ़ती है वह चक्र वृद्धि होता है, मतलब हर साल जो होता है, जैसे किसी धन पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो हर साल जो होता है वह मूलधन मिश्र धन में बदलता रहता है, और हर साल मिश्र धन जो है, हर साल के बाद मिश्र धन जो है वह मूलधन में बदलता रहता है। वही चीज यहाँ पे होगी। हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए शुरू में जो था शहर की जनसंख्या 10 लाख, यानी कि इसको आप मूलधन की तरह समझिए, और ये समय तो है ही समय, और उसके बाद जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जा रही है इसको आप मिश्रधन की तरह समझिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T टाइम। यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगा देना है। देखिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है? 11,57,625, और पहले कितनी थी? 10 लाख। फिर इंटू 1 प्लस आर हमको नहीं पता है बाई 100, और समय पता है 3, तो 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जो 10 लाख यहाँ गुणे में है उसको बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ आके बटे में। अब इसके बाद धीरे धीरे इसको काटने का प्रयास करेंगे ऊपर नीचे। देखिए तो यहाँ देखिए आप लास्ट में 5 है और यहाँ 0 है, मतलब कि ये जो संख्या है ऊपर नीचे दोनों यह 5 से कटेगी। तो काटिए इसको, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, फिर 5 एकन्नम 5, 2 लगा तो फिर 5 बार जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बचा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ वैल्यू इन्होंने गलत पुट की है, यहाँ 625 है, 625 है, यानी कि यह 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा। ठीक, अब फिर इसको काटेंगे तो 2 बार पहली बार जाएगा, फिर 0 0 0 0 0। ठीक है, 10 लाख है मतलब 2 लाख बचेगा। अब इसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। देखिए अभी भी यह कटेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये देखिए 11 लाख जो है वो कट के आया है 2,31,525 बटे ये आया है 2 लाख। अब फिर 5 से इसको काटिए तो ये कटेगा, देखिए 4 बार, फिर इसके बाद 3, फिर 6 बार, फिर 3 बार, फिर 0 और 5। फिर इसको 2 लाख को काटेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 40,000। अब अभी भी कट रहा है, देखिए 46,305 बटे 40,000 आया है। अब इसको फिर से काटेंगे, 5 से फिर से काटिए तो ये आएगा, देखिए 9 5 45, और फिर दूनी 10, और यहाँ पे बच गया देखिए 3 और 0 है 30, 6 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। फिर देखिए ये 40,000 है तो ये कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। सीधे सीधे 5 गुना कम, 40,000 कम कट जाएगा। अब ये देखिए ये इतना आ गया यहाँ 9,261 बट्टे 8,000। अब इसको कितना लिखा जा सकता है? देखिए 8,000 तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 20 का क्यूब होता है, और ये जो होता है 9,261 ये 21 का क्यूब होता है। ठीक, तो इतना बराबर आपको 20 बटे 21 का क्यूब मिल जा रहा है। अब दोनों साइड क्यूब जो हो जा रहा है वह हट जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट आप ले लोगे दोनों साइड, तो 1 प्लस R बाई 100 बराबर 20 बटे 21 आपको मिला, और R बाई 100 बराबर आप लिख सकते हो 21 बटे 20 माइनस 1 जो उधर जुड़ रहा था इधर आके घट जाएगा, और इसका वैल्यू जो मिल जाएगा वह आपको मिल जाएगा 1 बटे 20। R बाई 100 का वैल्यू हो गया 1 बटे 20,
अब 100 का गुणा इधर आप कर दोगे तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, यानी कि वृद्धि दर यहाँ पे जनसंख्या की जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 5% की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी आपको लगा होगा, लेकिन आसान है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, मोटाई 33 सेमी, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी और 7.7 सेमी, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की संख्या होगी। अब देखिए एक हमको दीवार की माप दे दिया गया है और एक ईंट की माप दे दिया गया है, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से जैसे एक बॉक्स में हमको ईंटों को रखना हो, ठीक है। अब इस बॉक्स में कितना स्पेस है यह आप समझिए कि यह एक दीवार है, एक जगह की तरह जिसमें हमें ईंटों को रखना है। तो इसको इस दीवार का आयतन अगर हम लोग निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी जगह में हमको ईंटों को रखना है, और उसके बाद एक ईंट रखने पे वह कितना जगह घेरती है वह हम लोग निकाल लेंगे ईंट के आयतन से, ठीक है। फिर उसके बाद जो बड़ा आयतन है उसमें भाग कर देंगे छोटे आयतन से, तो हमको संख्या मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ से देखिए दीवार की लंबाई 5 मीटर और सब अब हम सेंटीमीटर में बना लेंगे, क्योंकि एक ही यूनिट लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि अलग अलग देखिए मीटर में ये सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है। तो अधिक यूनिट जो है हमको कैलकुलेट करने को सेंटीमीटर में मिल रही है, तो यहाँ पे हम सब कुछ सेंटीमीटर में बना लेंगे, ठीक है। तो अगर दीवार के आयतन का हम बात करें, अब ईंटों की संख्या अगर हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन में ईंटों की संख्या के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दीवार का जो आयतन होगा वह 500 गुणे 350, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और भाग है देखिए ईंटों के आयतन से, यानी कि 25 गुणे 10 गुणे 7.7। तो अब इसके बाद देखिए 25 से 500 को काटेंगे तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए 10 से 20 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसके बाद 7.7 को अगर हम लोग मान के चलें तो 77 मान के चलें तो 7 बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में, और ये 0.7 हो जाएगा क्योंकि दशमलव लगा था। अब इस 0.7 से अगर काटेंगे, यहाँ पे जो 350 है में 35 है तो ये 5 बार में कटता, ठीक। और शून्य यहाँ पे बचा हुआ है और एक शून्य और लगा दीजिए क्योंकि यहाँ नीचे दशमलव लगा हुआ है। तो ये देखिए 2 का गुणा 500 में होगा, ये 1000 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका गुणा 3 में होगा तो ये कितनी आ जाएंगी 3000 ईंटें आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा वो 3000 ईंटें आएंगी, ठीक है, 3000 ईंटें आएंगी। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हो, जो एक्चुअल प्रश्न पूछा था उसमें जो वैल्यू पुट की थी वह 7.5 सेंटीमीटर थी, जो ईंट की यहाँ पे मोटाई दी गई थी एक्चुअल प्रश्न में वह वैल्यू दी गई थी 7.5 सेमी। तो उससे अगर सॉल्व करेंगे 7.5 सेमी अगर रखेंगे हम लोग 7.7 के जगह, तो इतनी ईंटें आएंगी 3080। मैंने पेपर सॉल्व कराया है वह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें देखिए 3080 ही आएगा कैलकुलेशन में, और यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में प्रिंट करने में थोड़ा दिक्कत कर दिया था राजन सीरीज में, 7.5 को 7.7 लिखा है। तो अगर इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 7.7 के हिसाब से तो 3000 ईंटें आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन कॉन्सेप्ट आप समझ के किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यह ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अब देखिए 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है, यदि जो है वह ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। अब देखिए जो हमारा मूलधन है वह 2000 रुपए का है और दर जो है वह 10% वार्षिक यहाँ पे बताया गया है, लेकिन फिर ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक देय है। तो
दर आधी हो जाती है। अगर अर्धवार्षिक है, छमाही है, तो दर जो है वह आधी हो जाती है, तो यह 5% हो जाएगी दर। अब इसके बाद देखिए समय जो है वह 1 वर्ष का है और 2 छमाही, 1 वर्ष में जो छमाहियां होती हैं वह 2 होगी। ठीक है, तो इसलिए समय की जगह पे वह 2 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर n। अब P मूलधन कितना है, 2000 है, फिर गुणे 1 धन 5/100, रेट की जगह रखा जाएगा, दर की जगह 5 और बटे 100। अब 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बराबर करेंगे हर, तो ये आ जाएगा 21/2। 21/2 के घात में 2 यहाँ पे है, तो 21/2 गुणे 21/2 2 बार हो जाएगा। 2000 यहाँ तो है ही। अब देखिए 20 से काटेंगे 2000 को, तो ये देखिए कट जाएगा 100 बार में। फिर 20 से काटिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। फिर उसके बाद गुणा कर लीजिए, 21 गुणे 21 कर लीजिए और उसमें गुणा कर लीजिए 5, तो ये आ जाएगा 2205 रुपए मिश्रधन आ जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष बाद कितना धन इनको वापस मिलेगा, वापस करना होगा, तो ये 2205 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वह मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 205 रुपए मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है 800 का मिश्रधन कितने समय में 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। तो 800 रुपए का मिश्रधन कितने समय में 926.10 हो जाएगा, जबकि दर दिया गया है 10% वार्षिक और जो ब्याज है वह छमाही लिया जा रहा है। तो मूलधन 800 हो गया, जो मिश्रधन है वह दिया गया है और जो दर है वह दिया गया है 10% वार्षिक, लेकिन ले कैसे रहे हैं, छमाही, तो 5% छमाही लगेगा और समय हमको निकालना है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा P, यहाँ पे देखिए इंटू होता है, प्लस नहीं होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब सारी वैल्यूज पुट करिए इस तरीके से यहाँ पे, तो मूलधन 800 फिर गुणे 1 धन 5/100 के घाते n, 5 से काटिए 100 को, 20 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 800 को इधर भेज दीजिए तो 926 के बटे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 21/20 हर समान करने के बाद, और 21/20 के घाते n बराबर 926.10/800। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अंश और हर को समान करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। 100 से गुणा कर देंगे तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा और नीचे का जो 800 है वह कितना हो जाएगा, वह 80,000 हो जाएगा। अब ये देखिए कि 80,000 जो है उसको हम कितना लिख सकते हैं, ये 80,000 हो गया। फिर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, या 10 से ही, केवल 10 से आप गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे तो भी काम चल जाएगा। अब ये देखिए हो जाएगा 9,261 बटे 8,000। 8,000 को लिखा जा सकता है 20 का क्यूब और 9,261 को लिखा जा सकता है 21 का क्यूब, और इसको पूरा 21/20 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे देखिए n है और यहाँ पे है 3, और आधार देखिए समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, यानी n की जो वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी कि समय कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे छमाही लग जा रहा है तो 3 छमाही मिल जाएगा यानी कि 1.5 वर्ष। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा वह 1.5 वर्ष का आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए नगर क्षेत्र की जो जनसंख्या है वह 12,000 है और समय 2 वर्ष में पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, जबकि आपको बताया कि 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद ए हो जाएगा। ठीक, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है P इंटू 1 प्लस R/100
टू द पावर n, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। t है 12,000, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20। आप देख ही रहे हैं लगातार। तो 12,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब देखिए, शून्य से शून्य कटेगा, फिर शून्य से शून्य कटेगा, फिर 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 30। फिर इसके बाद गुणा कर लीजिए। 21 गुणे 21, 21 का स्क्वायर आता है 441 और गुणे 30। तो 3 का गुणा करिए, 3 और 3 चौक 12, 2 हाथ से लगा 1, फिर 3 चौक 12 और 1 13 और शून्य 13,230। यानी कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 13,230 हो जाएगी। 2 साल में ही 1,230 लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न टोटल हमने इस क्लास में कर लिए हैं और बाकी के प्रश्न जो हैं वह अगले क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न की क्लासेस अब आपको कैसी लग रही हैं आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए इन क्लासेस को, कम से कम 5 खास मित्रों में और सभी ग्रुपों में आप शेयर करिए ताकि सभी लोग तैयारी जो है वह बेहतरीन कर पाए। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं यह आपके लिए, तो अधिक से अधिक शेयर करें और जहां कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, जो भी सवाल सुझाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और इसको अधिक से अधिक आप शेयर कर रहे हैं और अपनी 3rd सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं, कम समय में बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, उसको ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। ठीक है, ऐप का लिंक और सभी क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।